तो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। आज क्या अपना सेकंड क्लास जो अपना रीनल सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे रहने वाला है। या से भी कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एमसीक्यू देखने को मिलता है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ही मत मिस कीजिए और आप अंत तक जरूर देखिए। और आप साथ में एक नोट्स बुक लेके बैठिए ताकि आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप हाई एल्ड कॉन्सेप्ट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू हमेशा की हमेशा ही बनता है। तो आप कंटिन्यू देखते रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहे और लाइक कीजिए चैनल को। जब तक हम स्टार्ट कर ही लेते हैं कि अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एनाटॉमी ऑफ किडनी क्या होता है, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके साथ ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको मालूम होगा कि कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेड्यूला होता है और रिनल पेल्विक्स होता है, ठीक है ना। इनके ब्लड सप्लाई के बारे में भी पढ़ने वाले हैं अपन। और जेजीए सेल्स या फिर जक्स्ट्रा मेरुलर एपेटस है, तो ये क्या होता है इसके बारे में भी अपन स्टडी करने वाले। तो आप कंटिन्यू बन जाए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिए। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले किडनी क्या होता है। आपको मालूम होगा कि अपनी बॉडी के अंदर किडनी जो 2% होती है, ये मतलब पैर में भी कह सकते हैं इसको। अगर शेप की बात करें तो बिन शेप रेटो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है ना। ये आप सभी को मालूम होगा नर्सिंग ऑफिसर्स। किस टाइप का ऑर्गन होता है? रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है। क्लियर। अब देखो, राइट किडनी है जो स्लाइटली लोअर होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के। यानी मैं कह सकता हूँ कि राइट साइड वाली किडनी है जो लोअर वाली साइड में होती है। क्यों होती है कि भाई ये देखो एनाटॉमी है, तो जैसे भगवान ने बनाया वैसे ही रहेगा। और जबकि अपन साइंस के स्टूडेंट होते हुए अपन एक चीज को मालूम होगा कि भाई लिवर होता है, लिवर के कारण ही ये राइट साइड में जो थोड़ा लोअर वाली साइड में देखने को मिलता है, ड्यू टू लिवर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि वर्टिब्रल लेवल है जो किडनी का किस लेवल में देखने को मिलता है। मतलब किडनी है जिसका वर्टिब्रल लेवल होता है जो अपन को T12 यानी थोरेसिक 12 से लेके स्टार्ट होती है अपनी किडनी का फर्स्ट लेवल, और वो L यानी लंबर 3 के ऊपर जाके स्टॉप हो जाती है। यानी उनका साइज इतना ही देखने को मिलता है। यानी अपन साइज की बात करें तो 11 × 6 × 3 देखने को मिलता है। यानी लॉन्ग होती है 11 सेंटीमीटर और 6 होती है ब्रीथ, और सी थर्ड होती है अपने थर्ड होती है एच यानी हाइट, ठीक है ना। तो अपन ये सभी ध्यान रखना आप सभी को। LBH। क्लियर। बी यानी ब्रीथ, एच यानी हाइट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके अंदर एडल्ट में जो वेट कितना देखने को मिलता है। तो इसका एडल्ट का वेट है जो 120 से लेके 150 ग्राम देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है नर्सिंग ऑफिसर? 120 से लेके 150। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले अपन एक ध्यान चीज आपको मालूम होगा कि ये कॉन्केव शेप में होता है किडनी, है ना। जो मेडिकली बॉर्डर लाइन होती है जो कॉन्केव शेप में होती है, और ये फॉर्मेशन करती है किसका? हिलम का। हिलम होता है जो देख लेते हैं कि भाई एंटेरियर से पोस्टेरियर वाली साइड होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटेरियर वाली साइड में होता है वेन। वेन के बाद में आर्टरी देखने को मिलेगा, आर्टरी के बाद में पेल्विक्स देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। ये समझ में आ गया? यानी मैं वापस बता देता हूँ कि हिलम होता है जो एंटेरियर से पोस्टेरियर वाली साइड में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो देख ले, एंटेरियर वाली साइड से पोस्टेरियर वाली साइड में अपन जाते हैं तो सबसे पहले वेन आएगी, उसके बाद आर्टरीज आएगी, उसके बाद में पेल्विक्स आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि किडनी के जो कवर करके रखती है, जो चारों साइड से कवर होता है, उसको बोलते हैं अपन फिब्रस कैप्सूल्स। इसके बाद में इसके साथ ही अपन को ध्यान रखना होगा कि और किस किस चीज से कवर करके रखती है। तो वो होगी पेरिनीरल फैट। इसके साथ में रिनल फेस्किया होता है। रिनल फेस्किया को अपन बोलते हैं गिरोटा फेस्किया, ठीक है ना। इसका नाम आप ध्यान रखना। रिनल फेस्किया को और क्या बोला जाता है? गिरोटा फेस्किया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि इंटरनल स्ट्रक्चर है
जो आउटर वाली साइड में आपको मालूम होगा कि कॉर्टेक्स प्रेजेंस होता है और इनर वाली साइड में मेडुला देखने को मिलता है आपको, है ना। तो अपन बात कर लेते हैं कि मेडुला है जो एक रीनल पैरामिड्स बनाता है, तो उसके अंदर पैरामिड्स है जो नॉर्मल नंबर ऑफ संख्या कितनी होती है पैरामिड्स की, तो होती है 8 से 18, ठीक है ना। आप इन चीज को ध्यान रखना कि भाई पूछ लिया जाता है कि रीनल पैरामिड्स है जो कितना होता है ना। तो ये भी चीज आपको नोट करनी है, रीनल पैरामिड्स कितना होता है, 8 से लेके 18 होता है नंबर्स, ठीक है, क्लियर। अब बोलते हैं कि रीनल पेपिला क्या होता है। रीनल पेपिला की बात कर लेते हैं कि भाई जो एपेक्स होता है यानी जो अपर बॉर्डर होता है पिरामिड को, अपन उसे रीनल पेपिला कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कॉलम ऑफ बर्टिन क्या होता है। जो कॉर्टेक्स होता है जो एक्सटेंड करके रखता है किसके साथ, पिरामिड्स के साथ, मतलब कॉर्टेक्स है जो पिरामिड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इसके बीच वाले नंबर्स को अपन बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टिन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिन। ये क्लियर हो गया आप सभी के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रीनल पेल्विक्स एंड कैकलेस क्या होता है। अब रीनल पेपिला होती है जो ओपन होती है माइनर कैल्किस में, किसमें ओपन होती है, माइनर कैल्किस में। माइनर कैल्किस में ओपन होती है। अगर देखो 2 से 3 माइनर कैल्किस होती है जो एक मेजर कैल्किस बनाती है, क्या बनाती है, एक मेजर कैल्किक्स बनाती है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान रखना है कि एक मेजर कैल्किक्स बनने के लिए 2 से 3 माइनर कैल्किक्स का जरूरत पड़ेगा अपन सभी को, और ये ओपन होती है कहाँ पे, माइनर कैल्किक्स, ये ओपन होती है रीनल पेपिला के अंदर, वो होता है एपेक्स बॉर्डर होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगर मेजर कैल्किक्स की बात की जाए तो ये यूनिट होती है जो फॉर्मेशन करती है रीनल पेल्विक्स का। अगर रीनल पेल्विक्स से जो कंटिन्यू होती है कनेक्ट यूरेटर से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान याद हो गया होगा। इन सब चीज को समझना बहुत ही सिंपल तरीका बताया है मैंने, कि वन लाइनर यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। आपको ज्यादा डीपली में थ्योरी नहीं करवाऊंगा, बस वही चीज करवाऊंगा जो हमेशा एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई की बात करते हैं कि अपने रीनल आर्टरी होती है जो अरेज होती है एब्डोमिनल अरोटा से। एब्डोमिनल अरोटा का जो वर्टिब्रल लेवल है जो देखने को मिलता है L1 से L2, क्लियर, यानी नंबर 1 से नंबर 2 की ओर देखने को मिलेगा अपन को। एब्डोमिनल एरोटा का पूछ लिया जाता है कि भाई वर्टिब्रल लेवल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो L1 से L2 आपको बोलना होगा। अगर इसकी ब्रांचेस की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले रीनल होगा, उसके बाद में सेगमेंटल होगा, उसके बाद में इंटरलोबल होगा, फिर आर्क्वेट होता है, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज होती है। इसकी ब्रांचेस होती है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के अंदर, मतलब सबसे पहले रीनल में जाएगा, फिर सेगमेंटल में जाएगा, फिर इंटरलॉब में जाएगा, फिर आर्क्वेट में जाएगा, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी के अंदर जाएगा। यानी पूछ लिया जाएगा सबसे अंत में किस में जाएगा, तो इंटरलोबुलर आर्टरी के अंदर। और पूछ लिया जाए कि भाई इंटरलोबुलर आर्टरी से पहले अपन को किसके अंदर देखने को मिलता है ब्लड सप्लाई, तो देखने को मिलता है आर्क्वेट आर्टरी के अंदर, क्लियर। अब बता देता हूँ कि आर्क्वेट आर्टरी होती है जो प्रेजेंस होती है कहाँ पर, कॉर्टिको मेडुली जंक्शन के ऊपर। कहाँ पे होती है नर्सिंग ऑफिसर, कॉर्टिको मेडुली जंक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रीनल वेन है जो ड्रेनेज होती है किसमें, इंफेरियर वेना कावा में। किसमें होती है, इंफेरियर वेना कावा में, क्लियर, ये सभी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेजी क्या होता है। जेजी होता है जो लोकेटेड होता है वस्कुलर पॉल ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर। किसमें होता है, वस्कुलर पॉल ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट है, जो कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपन मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल एंड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो मैसेंजियल सेल, ठीक है ना। मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो मैसेंजियल सेल, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैक्यूला डेंसा है जो किसका पार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है किसका पार्ट होता है, ये डीसीटी का पार्ट होता है, क्लियर। अब बात करते हैं जेजी सेल।
जेजी सेल है जो सिक्रेट करती है रेनिन को, ठीक है। अब जेजी है जो रेगुलेट किसको करता है, तो मैं बता देता हूँ नर्सिंग ऑफिसर, ये जेजी रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, इसके साथ ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। यह ध्यान रखना डीसीटी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, मैक्यूला डेंसा। जेजी सेल है जो सिक्रेट करती है रेनिन को, और जेजी होता है जो रेगुलेट करता है बीपी को, इसके साथ ही जीएफआर को। ये तीनों का ध्यान रखना आप, यहाँ से एमसीक्यू बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे, है ना। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई अगर रेनिन रिलीज होगा उसके बाद स्टिमुलस होगा, तो क्या होगा आपको। देखो रेनिन रिलीज होने के बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको कि भाई सोडियम लेवल है जो डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसके कारण बीपी डिक्रीज होगा, और सिंपैथेटिक है जो स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है जो नेफ्रॉन देखने को मिलता है आपको। और अगर बात करें कि भाई इस किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1.5 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है जिसके अंदर आपको रिनल कैप्सुलर्स देखने को मिलता है, और ये मेडुला है जो नॉट इंटर कनेक्टेड होता है जो कॉर्टेक्स है। क्लियर। मतलब कॉर्टेक्स में कह सकता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में कॉर्टेक्स आउटर वाली साइड होता है और मेडुला इंटर वाली साइड होता है। और जो रिनल कैप्सूल्स होता है जो मेडुला से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि कैप्सुलस होता है जो ऊपर वाली साइड में प्रेजेंस होता है कॉर्टेक्स के। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई नेफ्रॉन और रीनल फिजियोलॉजी के बारे में, कि नेफ्रॉन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ इच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जीएफआर कैसे कंट्रोल करता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। ये पे देखो स्टार लगा दिया मैंने सबसे पहले। मैं बहुत ही आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत करता रह रहा हूँ, आपको भी कंटिन्यू जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे और मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अभी भी मैं कंटिन्यू 10 से 12 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपको मालूम होगा कि रीनल फिजियोलॉजी क्या होता है, कि इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, जीएफआर का नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे, ट्यूबर रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है, सिग्रेशन कैसे होता है, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन का कैसे होता है, ये सभी अपन पढ़ने वाले। तो कंटिन्यू आप बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख लेते हैं कि फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है। नेफ्रॉन होता है, अभी बताया था 1.12 या 15 मिलियन होता है इच नेफ्रॉन, ठीक है। अगर बात की जाए कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन की, तो आप सभी को मालूम होगा कि कॉर्टेक्स होता है और जक्सा मेडुली होता है। अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो कितना देखने को मिलेगा आपको, ये 85% आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। अगर जक्स्टा मेडुलरी की बात करें तो 15% देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, और इसके अंदर आपको यूरिन कंसंट्रेशन है जो बहुत ही कम देखने को मिलेगी कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि लूप ऑफ हेनले जो किसके अंदर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर। और इसके साथ ही यूरिन का कंसंट्रेशन है जो बहुत ही कम देखने को मिलेगा किसके अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। और क्लियर। अब बात करते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है। इसके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है, और इसके अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलता है, यानी गाढ़ा कलर का यूरिन देखने को मिलेगा किसके अंदर, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि रिनल कैप्सूल से जो किस किस से मिलकर बना होता है। तो नर्सिंग ऑफिसर्स की ध्यान रखने की बात है कि रिनल कैप्सूल से जो ग्लोमेरुलस के साथ में बोवन कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस के साथ में बोवन कैप्सूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस है उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है जो ब्लड को करके रखता है। मतलब अपन बोलते हैं कि अगर ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है तो किसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलस फंक्शन के अंदर, यानी एबनॉर्मल होगा उसका फंक्शन, उसके कारण ही फिल्ट्रेशन नहीं करेगा ब्लड को, और किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा और ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीसीटी जो रीअब्सॉर्ब करता है 65 से 70% सोडियम को, इसके साथ वाटर और ग्लूकोज और एमिनो एसिड को रीअब्सॉर्ब करता है। अगर बात करें कि पीसीटी मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब सेगमेंट कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है, क्योंकि देखो 65 से 70%
सोडियम को जो रीऑब्जर्व करता है, यानी अपन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि भाई ये पीसीटी है जो मैक्सिमम रीऑब्जर्प्शन सेगमेंट कहा जा सकता है। अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, तो ये फॉर्मेशन करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रेशर, है ना। ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मेडुली के अंदर, ठीक है। मेडुला के अंदर लॉन्ग टाइप वाला प्रेजेंट होगा, अगर शॉर्ट वाला बात करें तो कॉर्टिकर के अंदर प्रेजेंट होगा। ये आपको बताया था मैंने। तो लूप ऑफ हेनले अगर मेडुला के अंदर प्रेजेंट है तो कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की जीएफआर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देख लेते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल जीएफआर का लेवल अपन को देखने को मिलेगा 125 ml पर मिनट। अगर पर घंटे भी पूछ लिया जाए तो इंटू 60 कर देना होगा आपको, है ना, ठीक है। 125 इंटू 60 करोगे तो आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर डे में बात करें तो 180 लीटर है जो नॉर्मल जीएफआर देखने को मिलेगी आपको। क्लियर। अब बात करते हैं कि एफरेंट आर्टिकल्स होती है जो डायलेशन करती है किसका, जीएफआर को, जिसके कारण जीएफआर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एफरेंट आर्टिकल्स कंस्ट्रक्शन होगी तो जीएफआर बढ़ाएगा इनिशियली में, और लेट वाली सिचुएशन में एक डिक्रीज होगा जीएफआर। अगर इनिशियली में एफरेंट बढ़ाएगा तो लेट होगा किसमें, जीएफआर डिक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑटो रेगुलेशन रेंज है जो नॉर्मल कितना देखने को मिलेगा, तो ये होगा मिन आर्टरी प्रेशर का 80 से 180 mm एसजी देखने को मिलेगा आपको। कितना, 80 से 180 mm एसजी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जेजी रेगुलेट करता है जीएफआर को, जिसके साथ ही रेनिल रिलीज होगा उसके बाद ही ये जीएफआर को कंट्रोल करके रखता है। अब बात करते हैं कि मैकुला डेंसा है जो एनएसएल को कंसंट्रेशन सेंसेस का काम करके रखता है। किसका, सेंसेस का काम करके रखता है। ये ध्यान रखना, किसको कंसंट्रेशन करता है मैकुला डेंसा, ये करता है एनएसएल कंसंट्रेशन, ठीक। अब बात कर लेते कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे स्टार लगा दिया है पहले से ही। कि आपको देखना है कि भाई काउंटर करंट मल्टीप्लायर है जो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, तो देखने को मिलेगा अपन को लूप ऑफ हेनले के अंदर। क्लियर है। अब बात करते हैं कि काउंटर करंट एक्सचेंज है जो किसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो लूप ऑफ हेनले के अंदर देखने को मिलेगा, वैसा रेक्टा के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सचेंज होगा जो वैसा रेक्टा का अंदर देखने को मिलेगा। अगर डिसेंडिंग लिम्ब है तो वो परमेएबल टू वाटर ओनली करेगा, तब पर वाटर को जो फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा डिसेंडिंग लिम्ब। अगर असेंडिंग की बात की जाए तो परमेएबल टू सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को परमेएबल करके रखता है, ना कि वाटर को। ये ध्यान रखना, असेंडिंग लिम्ब का ध्यान रखना, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा, परमेएबल करेगा नहीं। ये सिर्फ ओनली फॉर परमेएबल करेगा किसको, सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड को। अगर बात कर लेते कि किस टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है, तो करता है हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला प्रेशर, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपके। अब बात करते हैं कि भाई रीनल फिजियोलॉजी के बारे में, कैसे क्या फंक्शन करती है किडनी अपनी, ठीक है ना। यूरिन फॉर्मेशन है जिसके स्टेप के बारे में पढ़ेगा, तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन होगा यूरिन का, उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में वापस सिक्रेशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक। तो फिल्ट्रेशन की बात कर लेता हूँ नर्सिंग ऑफिसर, तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक। रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ये पीसीटी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कलेक्टिव ट्यूब, ठीक है ना, इसके अंदर देखने को मिलेगा। पीसीटी होता है, पीसीटी क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर, प्रॉक्सिमल कलेक्टिव ट्यूब। जैसे डीसीटी भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, वो देखने को मिलेगा सिग्रेशन के अंदर और इसके साथ में कलेक्टिव डक्ट के अंदर। यानी मैं कह सकता हूँ कि सिक्रेशन है जो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा डीसीटी के साथ में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछ लिया जाएगी पीसीटी का फंक्शन क्या होता है, तो वो होगा रीअब्जॉर्प्शन करने का। अगर ग्लोमेरुलस का पूछ लिया जाए फंक्शन क्या होता है, तो वो होगा फिल्ट्रेशन करने का, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अगर किसी पेशेंट में रीअब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, यानी अपन कह सकते हैं भाई पीसीटी की प्रॉब्लम है, अगर किसी पेशेंट में डक्ट कलेक्टिंग डक्ट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी सिग्रेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन को करेगा किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं कि एल्डोस्टेरोन को लेवल जब बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और पोटेशियम का जो सिग्रेशन
बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर बात की जाए, यहाँ पे स्टार लगा देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। अब बात की जाए कि डाइल्यूट यूरिन है तो लो एडीएस देखने को मिलेगा, अगर हाई एडीएस देखने को मिला ये अपन कह सकते हैं कि भाई कंसंट्रेटेड यूरिन है। यहाँ से वन लाइनर एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है आपका नर्सिंग ऑफिसर्स। फाइनल यूरिन कंसंट्रेशन है जो कंट्रोल करेगा किसको, कलेक्टिव डक्ट को। तब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर है जो फाइनली यूरिन है जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फाइनली यूरिन कंसंट्रेशन है जो कंट्रोल करके रखता है। क्लियर। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, आप कंटिन्यू बने रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिए। थैंक फॉर ऑल।